सभी का माइनिंग प्लस पे स्वागत है। बहुत पुराने लोग हैं, बहुत नए लोग जुड़े हुए हैं। जिस उम्मीद के साथ सभी लोग माइनिंग प्लस ज्वाइन किए हुए हैं, कोशिश हमारी भी यही है कि सभी लोग को इस बार जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेनली तो सभी लोग का फोकस अभी एनसीएल माइनिंग सरदार पे ही है। तो सभी लोग एनसीएल माइनिंग सरदार पे सिलेक्ट हो जाएं, क्वालिफाई कर जाए एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर सबको जॉब मिल जाए और सब लोग फिर हमसे मिलने के लिए आए। ठीक है ना? तो एक बार छोटा सा गेट टुगेदर कहीं करेंगे हम लोग फिर। ठीक है, हम लोग जो आज यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनसीएल माइनिंग सरदार, यही हम लोग का एम है कि एनसीएल एमएस की एग्ज़ाम को क्रैक करना हम लोग की एम है। ठीक है, सीट भी अच्छी खासी सीट है। सब लोग को एक सीट चाहिए, ज़्यादा नहीं। जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सिलेबस को एक बार फिर से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, ओपन कास्ट माइन वर्किंग से ही स्टार्ट करेंगे। ओपन कास्ट माइन वर्किंग से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, एचईएमएम क्या होता है इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन कास्ट माइंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, या जिसको हम लोग बेंच पैरामीटर बोलते हैं। फिर आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि बेंच का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, बॉक्स कट के द्वारा। डंप मैनेजमेंट, साथ में हम लोग रेगुलेशन नंबर जो है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, फिर जो ओबी डंप के लिए दिया हुआ है रेगुलेशन, वो सारे रेगुलेशन को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। डंप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग फेल्योर वगैरह भी पढ़ लेंगे, कितने प्रकार का जो फेल्योर होता है ना, स्लोप फेल्योर, वो पढ़ लेंगे। और लास्ट में इसमें होल रोड डिजाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग होल रोड का डिफरेंट डिफरेंट लेयर पढ़ेंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक नया चीज, सीबीआर, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, कि होल रोड डिजाइन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि होल रोड का जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मेरे क्लास ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन लोग को पता होगा कि होल रोड का डिफरेंट लेयर क्या होता है। नहीं तो आज हम लोग उसको भी, आज हो सकता है स्टार्ट क्लास उसे वहीं से किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड वाला शॉर्ट फायरिंग, इसमें पूरा एक्सप्लोसिव आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लोसिव का यूज, ये सारा हम लोग यहाँ पे सर्कुलर, डीजीएमएस का गजट नोटिफिकेशन प्लस सीएमआर पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ये सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग, कि ओपन कास्ट वर्किंग में सेफ्टी इश्यूज क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है ना, ये रेगुलेशन वाला चीज है। जो स्टीप वर्किंग है ना, वो क्वेश्चन यहाँ से देता है, स्टीप वर्किंग का क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। ठीक है ना? एक वर्किंग एट हाइट हो गया, मार्चिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी मशीन्स, इससे क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन अगर कुछ पूछ सकता है तो उसका ऑलरेडी मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, रिक्लम रिक्लेमेशन, ज़्यादा नहीं, एक लेक्चर फुल लेंगे तो रिक्लेमेशन कंप्लीट हो जाएगा। ईसीएल में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, 3-4 क्वेश्चन, वो सारा हम लोग रिक्लेमेशन में डिस्कस कर लेंगे। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में भी एक क्लास सफिशियंट है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी खत्म हो जाएगा। ये जो रिक्लेमेशन है, ये भी 1.5 घंटे की क्लास होगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मेन हम लोग आएगा कि ये सीएमआर 2017, उसके अंदर जो रूल्स, माइंस एक्ट वगैरह है, ये सारा चीज़ हम लोग को थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ना है। और एक लास्ट में क्या है, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट के लिए एक हम रिपोर्ट ही लाकर दिखा देंगे कि रिपोर्ट कैसा होता है। और ये है कि जो डीजे देशमुख बुक वगैरह है ना, जो कोर्सेज ऑफर किया जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो उसका सिलेबस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वेंटिलेशन वगैरह भी, बहुत सारा चीज़, वेंटिलेशन हो गया, सपोर्ट्स हो गया, वो सारा चीज़ भी हम लोग कवर करेंगे।
सपोर्ट्स तो यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी वो चीज को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग का लेक्चर प्लानिंग रहेगा। हाँ, सीक्वेंस नहीं हो सकता है कि हम फर्स्ट के बाद सेकंड पढ़ाएं, सेकंड के बाद फिफ्थ पढ़ा दे, फोर्थ पढ़ा दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सारा अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। सेक्शन बी में भी कोशिश मेरा यही है कि सभी सेक्शन के लिए है ना, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, सब के लिए अलग अलग फैकल्टी। 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन के लिए अलग अलग फैकल्टी। ठीक है, और ज्यादा चांस है कि तुम लोग का चारों जो लेक्चर होगा अलग अलग फैकल्टी लेंगे, अलग अलग सर लेंगे। ठीक है ना, तो इससे होगा कि एक सर अपने एरिया में बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे, और ये भी पोर्शन तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये 30 मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। यही 30 मार्क्स, 70 मार्क्स हो सकता है सभी लोगों का तैयारी हो जाए, लेकिन ये 30 मार्क्स में कोई गारंटी नहीं बोल सकता है कि हम 30 का 30 लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 30 मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं ओपन कास्ट वर्किंग से। कि ओपन कास्ट वर्किंग जब पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ओपन कास्ट वर्किंग मीन्स क्या, कोई क्वेरी भी हो सकता है, या जहां पे क्या कोई एक्सकेवेशन किया गया है, एन एक्सकेवेशन, जहां पे कोई एक्सकेवेशन किया गया है, किसके किस लिए, वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग, मतलब हम लोग सर्च करने के लिए, मतलब मान लो हम लोग क्या है, डिपॉजिट, ये कोयला का सीम गया हुआ है। ठीक है, ये कोयला का सीम गया हुआ है। कोयला कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक, किस रॉक में पाया जाता है कोयला, जल्दी से बताओ। बहुत लोग का आंसर पता होगा कि ये जो कोयला जो पाया जाता है ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में। तो ये सब क्वेश्चन जो बताते हैं थोड़ा सा नोट करना। हाँ, सभी लोग है कि पेन पेपर, मतलब पेन और अपना नोटबुक लेके बैठेंगे, कि बहुत सारा चीज हम ऐसा बताएंगे जो तुम लोग को नोट करना होगा। ठीक है ना, पीपीटी तो हम अपलोड कर ही देंगे ऐप पर। कोयला किस रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कि जहाँ पे कोई एक्सकेवेशन किया गया है, किसके लिए किया गया है, या तो हम लोग सर्च करने के लिए कि कहीं अंडरग्राउंड, कहीं डिपॉजिट वगैरह तो जमीन के अंदर नहीं है, कुछ वैसा कोयला या कुछ भी, या आयरन ओर का माइंस चले गए, चले जाओ, किसी प्रकार का मिनरल तो जमीन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो फिर हम लोग निकालेंगे वहां से। तो या तो हम लोग सर्च करने के लिए अगर हम लोग को एक्सकेवेशन किए हैं, या हम लोग एक्सकेवेशन करके वहां से मिनरल को ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो वो मेरा ओपन कास्ट वर्किंग कहलाता है। और जो मिनरल प्राप्त कर रहे हो वो नॉट बीइंग एन ए साफ्ट, वो साफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, साफ्ट अगर बना दिए हैं तो क्या हो गया, मेरा अंडरग्राउंड वर्किंग हो गया, कि वो साफ्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या, कि जो डेप्थ होना चाहिए ना इन एक्सकेवेशन विच एक्सटेंड्स बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, मतलब नॉट एन एक्सकेवेशन विच एक्सटेंड्स बिलो सुपरजेशन ग्राउंड। सुपरजेशन ग्राउंड मतलब क्या, एक डेप्थ की बात कर रहा है। ठीक है ना, एक ये सुपरजेशन ग्राउंड एक इमेजिनरी डेप्थ है, एक इमेजिनरी लेवल है, काल्पनिक एक डेप्थ है, जिसके बारे में कोई फिक्स हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 200 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर क्या है। वो डेप्थ एक क्या बोल रहा है, सुपर जेसन ग्राउंड मतलब क्या, एक इमेजिनरी ग्राउंड है, कि अगर उस ग्राउंड के ऊपर हम लोग माइनिंग करते हैं तो ओपन कास्ट वर्किंग कहलाएगा, और अगर उसके हम लोग नीचे चले जाते हैं तो मेरा अंडरग्राउंड माइंस कहलाएगा। तो ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन यही है। ठीक है ना, सुपर जेसन ग्राउंड में सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर सुपर जेसन ग्राउंड होता क्या है। तो सुपर जेसन ग्राउंड एक आर्टिफिशियल, मान लो जमीन के नीचे है ना, एक आर्टिफिशियल अपने मान ले रहे, एज्यूम कर ले रहे हैं कि एक डेप्थ है, कि इस डेप्थ के नीचे अगर चले जाएंगे, एक आर्टिफिशियल ग्राउंड है कि अगर उसके नीचे चले गए तो वो मेरा जो ओपन कास्ट वर्किंग बोल रहे थे ना, वो अंडरग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए हम लोग को वो जो इमेजिनरी ग्राउंड है उसके ऊपर ही हम लोग को काम कर लेना है।
क्योंकि जो डेप्थ ऑफ वर्किंग रहेगा ना, कि कितना डेप्थ तक जाना है, ये हम लोग का डिपेंड करेगा किस पे, कि कितना डेप्थ तक जा सकते हैं। वो हम लोग का जो स्ट्रिपिंग रेशियो वगैरह होता है, कौन सा मशीनरी यूज कर रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन हुआ, कि ओपन कास्ट वर्किंग क्या कहलाता है, कि कोई छोटा सा क्वेरी भी हो सकता है, जैसे होता है ना लाइम स्टोन क्वेरी, वो क्वेरी भी हो सकता है, या जहाँ पे हम लोग कोई एक्सकेवेशन किए हैं किस लिए, या हम लोग सर्च कर रहे हैं, या हम लोग वहां से मिनरल ऑब्टेन कर रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, वो शाफ्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए ना, कोई मेरा ऐसा एक्सकेवेशन जो सुपर जेसन ग्राउंड, जो आर्टिफिशियल ग्राउंड है, उससे नीचे जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं, उसके ऊपर ही ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ये मेरा ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन है। ठीक है, 1 मिनट यार, बहुत लड़के लोग का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्लास स्टार्ट हो गया है। तुम एनसीएल एमएस वाली कोर्स ओपन करो, वहां पे लाइव क्लास ब्लिंक कर रहा होगा रेड कलर में, ठीक है ना, तो वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक। ठीक है, ये देखो एक ओपन कास्ट माइंस का व्यू है ये। किसी को डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है ना, हम कमेंट तुम लोग का देख पाएंगे। ये क्या है, देखो एक ओपन कास्ट, मतलब ये इंडियन माइंस का नहीं है, कई कोई विदेश में ऑस्ट्रेलिया वगैरह का माइंस का व्यू है, ठीक है ना। इस तरीके से ओपन कास्ट माइंस नजर आता है। इंडिया में ऐसा माइंस गेवरा एनसीएल वगैरह में भी दिख सकता है, मतलब बेंच वगैरह प्रॉपर दिखेगा। ये क्या है, देखो बेंचिंग, पूरा अलग अलग लेयर दिख रहा, ना एक तरीके से बेंच दिख रहा है वो, ठीक है। अब पढ़ते हैं ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन पढ़े, जब हम लोग कोयला के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, कोयला का डिफिनेशन क्या होता है। तो कोल का डिफिनेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है ना, 4 कोयला का प्रकार हो गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, और कोई अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। ठीक है ना, जिसको हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, या जिसका हम लोग मार्केटिंग एज ए कोल कर रहे हैं, यही कोयले का डिफिनेशन में आता है। कोल क्या हो गया, कोल इंक्लूड्स, कोयला तो जानते हैं 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट हो गया, ठीक है ना। और कोई अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस मैटर, मतलब क्या, और कोई दूसरा फॉर्म जिसमें एक तरीके से क्या कार्बनिक पदार्थ उसमें मौजूद है, जिसको हम लोग बेच रहे हैं, या जिसका हम लोग एज ए मार्केटिंग कोल कर रहे हैं, तो ये कोयले के डिफिनेशन में आता है। तो ये जो भी डिफिनेशन है, ये सारा हम एज पर सीएमआर बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन इंपॉर्टेंट था। तीसरा आता है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में जो भी मशीनरी यूज होता है ना, उसको एचईएमएम बोला जाता है। पहले पता होना चाहिए कि एचईएमएम का फुल फॉर्म क्या है। एचईएमएम का फुल फॉर्म ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लेवल का एग्जाम में आ सकता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, एचईएमएम का जो फुल फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, अब आता है कि एचएमएम में किसको काउंट करेंगे, किसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम पहले बता दे रहे हैं कि किसको काउंट नहीं करेंगे, एचएमएम में किसको कंसीडर नहीं करना है, किसको कंसीडर नहीं करना है, हम पहले वही बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा एचएमएम का डिफिनेशन से, कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत फोन कर रहा है लड़का लोग, यार मोबाइल स्विच ऑफ कर देना वो लग रहा है अभी। अभी भी दिक्कत हो रहा है किसी को क्लास ज्वाइन करने में क्या। 1 मिनट यार, 1 मिनट, हम चेक कर लेते हैं किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। विकास, इग्नेश, शिवा, तीनों का हम ऑन कर दिए हैं, ठीक है ना, हैंड रेस तुम लोग कर रहे हो, हम ऑन कर दिए हैं। कुछ तुम लोग को डाउट है, कुछ पूछना है।
शिवा, इग्नेश, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। इग्नेश, कुछ पूछना है? नहीं पूछना। ठीक है, जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास कंप्लीट होने के 30 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना? एच में हम बता रहे थे किसको कंसीडर नहीं करना है। हैंड हेल्ड, ठीक है ना, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन, ठीक है ना? और ड्रिल मशीन, और दूसरा ड्रिल मशीन जो ड्रिल कर रहा है 50 mm डाया, जो 50 mm या उससे लेस डाया का होल ड्रिल कर रहा है, वो ड्रिल मशीन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये दो चीज ध्यान रखना है, किसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग हैवी HMM में? हैंडहेल्ड ड्रिल और ड्रिल मशीन जो ड्रिलिंग कर रहा है होल ऑफ डाया अप टू 50 mm। अगर 50 mm है तो उसको हम लोग HMM में कंसीडर नहीं करेंगे। 51 mm, ठीक है ना, 50 mm वालों को HMM नहीं बोलेंगे। 50 से अधिक हो गया, 50 से अधिक हो जाएगा 50 mm से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो ड्रिल मशीन HMM है। हाँ हाँ अनुराग, क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इग्नेस, एक्सप्लोरेशन पूछ, क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लोरेशन क्या होता है? टू एक्सप्लोर समथिंग, हम लोग अगर किसी के बारे में डिटेल में जानना, एक्सप्लोर करना है, तो वही एक्सप्लोरेशन कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना? तो HMM क्या हो गया? फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, VVI है। हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी मीन्स मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर, किसके लिए? डिगिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए। ड्रिलिंग में कौन कौन सा एक्सक्लूड करना है? जो हैंडहेल्ड ड्रिल है। हैंडहेल्ड ड्रिल का, हैंडहेल्ड ड्रिल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टेबल एपरेटस बोलते हैं, ठीक है ना? पोर्टेबल हैंडहेल्ड एपरेटस, पोर्टेबल हैंडहेल्ड एपरेटस, जिसका वोल्टेज कितना होता है? 125 वोल्ट। हैंडहेल्ड ड्रिल कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है? 125 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी तुम लोग नोट कर लेना, ये CAR का चीज़ है। तो जो भी मशीनरी डिगिंग में यूज हो रहा है, ड्रिलिंग में यूज हो रहा है, ड्रिलिंग में ये दोनों ड्रिल छोड़ के, जो हैंडल ड्रिल है या ड्रिल मशीन जो 50 mm डाया तक का होल मार रहा है, उस ड्रिल मशीन को छोड़ के बाकी ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, ड्रेजिंग वगैरह क्या हो गया? अंडर वाटर एक्सकेवेशन टेक्निक है, ठीक है ना? पानी के नीचे से अगर कुछ को एक्सट्रैक्शन करना है तो वहां पे हम लोग ड्रेजिंग वगैरह, हाइड्रोलिकिंग वगैरह टेक्निक यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं। रीपिंग मतलब रीपर हो गया, डोजिंग मतलब डोजर हो गया, ग्रेडिंग मतलब ग्रेडर हो गया, एक्सकेवेटिंग मतलब एक्सकेवेटर हो गया, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मिनरल और ओवरबर्डन। तो ये जो भी चीज दिया हुआ है सबको HMM बोलेंगे, सिर्फ इसको छोड़ के। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर यहाँ से HMM से क्वेश्चन आएगा तो या एक डिफिनेशन आ सकता है, या यही डिफिन आ सकता है कि इनमें से कौन HMM नहीं है। अब दे देगा कि हैंडहेल्ड ड्रिल, दूसरा देगा ड्रिल मशीन कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग होल अप टू 50 mm, 49 mm, या ऑल ऑफ दिस दे देगा, कि तब उस केस में क्या हो जाएगा कि सभी का सभी आंसर गलत है, कोई उसमें से HMM नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया कुछ सिंपल डिफिनेशन। अब है कि हम लोग जो ओपन कास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो पहले हम लोग को बेंच के बारे में पता होना चाहिए कि बेंच क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ओपन कास्ट माइंस क्या होता है, ठीक है ना? तो इसको एक हम ड्रॉ करना चाहते हैं कि तुम लोग एक्चुअल में इस फिगर से फिर लिंक कर पाओ उस चीज को। हम बेंच ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना?
ठीक है, इसी तरीके से मतलब बेंच जो होता है ना, ये ये लेंथ वाइज हो गया, इस तरीके से बेंच रहता है, ठीक है ना। थोड़ा और इसको लंबा कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका फिर हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से ओपन कास्ट बेंच होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ होल ड्रिल किए इस तरीके से, ये बेंच के टॉप सरफेस से मान लो होल ड्रिल किए, तो ये होल इस तरीके से नीचे इधर आता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये क्रेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। ये टो कहलाता है। फिर ये क्रेस्ट हो जाएगा। फिर ये नीचे ऐसा करेंगे, बढ़ाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। तो क्रेस्ट टो इस तरीके से चलते रहता है, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी का वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्या, ये क्या हो गया, टो हो गया, ये क्रेस्ट हो गया। तो ये अगर वर्टिकल डिस्टेंस जो लेते हैं ना, तो ये बेंच हाइट कहलाता है, बेंच हाइट। तो देखो यहाँ पे ये बेंच ओपन कास्ट में इस तरीके से बेंच दिखता है, ठीक है ना। हाँ, ड्रेजिंग हाइड्रोलिकिंग वगैरह में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है सब एचईएमएम में आएगा। तो देखो बेंच किस तरीके से, अब इसी को हम लोग जो हम ड्रॉ किए थे लाइन डायग्राम, इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस तरीके से जो एलिमेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं बेंच का, वो इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया, बेंच फ्लोर ये दिख रहा है जो सामने, ये बेंच फ्लोर हो गया, ठीक है ना, बेंच फ्लोर हो गया। बेंच विड्थ कौन सा है, तो बेंच विड्थ ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेंच विड्थ क्या हो गया कि ये जो ऊपर वाला बेंच है, इसका टो, ठीक है ना, और ये जो क्रेस्ट है, ये दोनों को जो लाइन मिला रही है, ये बेंच विड्थ कहलाता है। और बेंच हाइट क्या होता है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ जैसे ड्रॉ किया है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड टो ऑफ ए बेंच, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, खड़ा खड़ा डिस्टेंस नापेंगे ना, तो ये कहलाता है बेंच हाइट। और फेस क्या हो गया, ये फेस हो गया। तो ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाता है ना, ये जो लाइन है बेंच फेस का, ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाता है, ये बेंच फेस एंगल होता है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है कि अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या होता है, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या होता है। तो अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या होता है कि टॉप मोस्ट बेंच जो है ना, मान लो ये टॉप मोस्ट बेंच है, इसका क्रेस्ट ये हो गया, और बॉटम मोस्ट बेंच मान लो ये है, ठीक है ना, बॉटम मोस्ट बेंच मान लो ये है, बॉटम मोस्ट बेंच ये मान लो, इसका टो नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो इमेजिनरी लाइन टॉप मोस्ट बेंच के क्रेस्ट को बॉटम मोस्ट बेंच के टो से मिला रही है, और ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बनता है, यही अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल कहलाता है। अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल क्या कहलाता है, हम इस फिगर को फिर से हम साइड में ड्रॉ कर दे रहे हैं इधर। ये क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया, सरफेस हो गया, ठीक है ना। इधर सरफेस है, ये टॉप मोस्ट बेंच का टो, क्रेस्ट है, और ये क्रेस्ट है तो ये टो हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया,
ठीक है ना। तो ये बॉटम मोस्ट बेंच का टो है। तो जो लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, टॉप मोस्ट बेंच, जो सबसे टॉप का बेंच है, ठीक है ना। तो बॉटम मोस्ट से टो में जाके मिल रहा है, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट से बॉटम मोस्ट बेंच के टो में मिल रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा ना, तो ये अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ओपन कास्ट माइंस, ये एक पिक्चर है जो हम बताना चाह रहे हैं। देखो ये क्रेस्ट हो गया और ये टो हो गया। तो ये जो एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से इमेजिनरी लाइन जो एंगल बना रही है, ये अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कहलाता है। और बेंच फेस एंगल क्या कहलाता है, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, ये क्या हो गया, बेंच फेस एंगल। क्या बोल रहे हो यार, हर बार एक ही क्वेश्चन रिपोर्ट करेगा सर, मतलब? ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत। मान लो एलिमेंट्स ऑफ ओपन कास्ट से क्वेश्चन बनाना थी, क्या क्वेश्चन बनाएगा, यही क्वेश्चन बना सकता है, कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी बनेगा इस सबसे। और बेंच फेस क्या हो गया, सिंपल की क्रेस्ट और टो को जो लाइन मिला रही है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये हो गया तुम्हारा क्या, बेंच फेस, ठीक है। क्रेस्ट टो पहले समझ जाओ, क्रेस्ट टो क्या हो रहा है, क्रेस्ट टो क्या हो रहा है। कोई भी बेंच बनाओ इस तरीके से, ये बेंच पहले सभी कॉपी में बनना चाहिए, ये क्रेस्ट ये टो, ये क्रेस्ट ये टो, ये क्रेस्ट ये टो, ये क्रेस्ट ये टो, इस तरीके से, ठीक है। तो बैंक विड्थ क्या होता है, अब एक लड़का पूछ रहा है कि सर बैंक विड्थ क्या होता है, तो देखो समझो इस पिक्चर में, ठीक है ना। ये एक फेस हो गया, बेंच फेस, ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब क्या, ये टो तुम सीधा कर दो, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बैंक विड्थ बोलते हैं। बैंक विड्थ मतलब क्या कहलाता है, बैंक विड्थ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ फेस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ बेंच फेस को हम लोग बैंक विड्थ कहते हैं। मतलब क्या, इस पिक्चर में समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हम यहाँ पे तुम लोग को दिखा देते हैं कि बैंक विड्थ क्या कहलाएगा, बैंक विड्थ कौन होगा, यहाँ पे तुम लोग को हम बता देते हैं। बेंच विड्थ और बैंक विड्थ दोनों अलग चीज है। जैसे देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना, नीचे मिल रहा है, यहाँ पे देखो, वहां पे तुम लोग थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। ये फेस हो गया, ये क्या है, फेस है, ठीक है ना। फेस थोड़ा स्लोपिंग है ना, ये फेस थोड़ा स्लोपिंग है, ठीक है। तो यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर कट करे, तो ये जो कहला रहा है ना, ये कहलाता है बैंक विड्थ। ये क्या कहलाता है, बैंक विड्थ, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ बेंच फेस। तो बैंक विड्थ हो गया, ये बैंक विड्थ हो गया। और बेंच विड्थ क्या कहलाता है, बेंच विड्थ ये है, बेंच विड्थ कि क्रेस्ट, ये हो गया, टो हो गया कि ऊपर वाले बेंच का टो और नीचे वाले बेंच के क्रेस्ट को जो लाइन मिला रही है, वो क्या कहलाता है, विड्थ ऑफ द बेंच। तो देखो यहाँ पे एक माइन अपने ही माइंस का है, ये बेंच हो गया, ये ऊपर वाला बेंच है, ये फेस हो गया, फिर यहाँ पे ऐसा बेंच है, फिर ऐसा फेस है, फिर बेंच है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये लाइन यहाँ से जाओ, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बेंच फेस का ये हो गया, तो ये बैंक विड्थ कहलाया। अब बेंच विड्थ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये बेंच विड्थ कहलाया। बेंच हाइट क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेंच हाइट कहलाया, ठीक है। तो सभी का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। बेंच हाइट क्या होता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड टो ऑफ ए बेंच। आ रहे तुम्हारे भी क्वेश्चन पे आ रहे हैं शुभम। वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा क्रेस्ट एंड टो के बीच में, बेंच विड्थ कहलाएगा, बेंच हाइट कहलाएगा। बेंच विड्थ क्या कहलाता है,
हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ ए बेंच एंड टो ऑफ द इमीडिएटली अपर बेंच, ये ध्यान रखना है। बेंच विड्थ क्या कहलाता है? ये मान लो बेंच विड्थ है, तो क्या हो गया? टो है, ये ऊपर वाला बेंच है ना, ऊपर वाला बेंच का टो, और ये जो क्रेस्ट से हॉरिजेंटल जो मिल रहा है ना, यही बेंच विड्थ कहलाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ ए बेंच एंड टो ऑफ द इमीडिएटली अपर बेंच, जस्ट उसके ऊपर वाला जो बेंच का टो है और अपना क्रेस्ट है, क्रेस्ट से जो ऊपर वाले बेंच को जो टो मिल रहा है ये हॉरिजेंटल लाइन से, इसी को हम लोग बेंच विड्थ बोलते हैं। बेंच फेस स्लोप किसको बोलते हैं? बेंच फेस स्लोप, ये जो लाइन है, इट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन इन वर्टिकल प्लेन ज्वाइंस द टो एंड क्रेस्ट ऑफ द बेंच। ये टो हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, तो ये जो हॉरिजेंटल से ये जो लाइन जो एंगल बना रहा है, ये बेंच फेस हो गया। बेंच फ्लोर किसको बोलेंगे? आ रहे बेंच फॉर्मेशन अभी नहीं बता रहे, अभी हम बता रहे हैं बेंच का टर्मिनोलॉजी, कि तुम लोग पहले टर्मिनोलॉजी समझो, उसके बाद बेंच का फॉर्मेशन कैसे होगा वो बताएंगे। ठीक है, पहले तो उसका छोटा चीज हम बताएंगे वहां पे कि बेंच हाइट ये है, बेंच विड्थ ये है, फिर वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। बेंच पैरामीटर बोलते हैं जिसको, या एलिमेंट्स ऑफ बेंच ओपन कास्ट माइन बोलते हैं। बेंच फ्लोर क्या हो गया? हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ द बेंच, बेंच फ्लोर कहलाया। एक्सपोज्ड बेंच, लोअर सरफेस इज कॉल्ड द बेंच फ्लोर। ये बेंच फ्लोर क्या हो गया? हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ द बेंच। ठीक है ना, ये जो हॉरिजेंटल सरफेस है ये बेंच फ्लोर आ गया। आ रहे हैं वर्किंग बेंच में भी आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी में आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको दिखाया है बैंक विड्थ, इससे कंफ्यूज नहीं करना। हम यहाँ से भी इस तरीके से ये जो ड्रॉ करेंगे ना इस तरीके से, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी बैंक विड्थ कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहेगा। ये भी बैंक विड्थ है, ये भी बैंक विड्थ है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ द बेंच फेस। टो और क्रेस्ट क्या होता है ये भी समझ लो, टो और क्रेस्ट का भी डिफिनेशन है। ये पिक्चर सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सभी के माइंड में रखना है। ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया। तो देखो क्रेस्ट क्या होता है? एक्सटेरियर वर्टेक्स। क्रेस्ट क्या है? देखो आउटसाइड में दिख रहा है ना, और टो कहाँ दिख रहा है? इंटीरियर दिख रहा है। तो क्रेस्ट क्या है? एक्सटेरियर वर्टेक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द बेंच फ्लोर एंड द बेंच फेस। ठीक है, एक्सटेरियर वर्टेक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द बेंच फेस, ये बेंच फेस हो गया। बेंच फेस और बेंच फ्लोर के इंटरसेक्शन से जो एक्सटेरियर वर्टेक्स फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया? जो इंटर बेंच फेस, ये क्या हो गया? बेंच फेस हो गया, और ये बेंच फ्लोर हो गया। तो बेंच फ्लोर और बेंच फेस के इंटरसेक्शन से जो इंटीरियर वर्टेक्स फॉर्म होता है, जो इंटीरियर वर्टेक्स फॉर्म होता है, इसको हम लोग टो बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा डिफिनेशन में दे सकता है कि क्रेस्ट क्या होता है, एक्सटेरियर वर्टेक्स है या इंटीरियर है। तो पिक्चर अगर किसी के माइंड में रहे, क्रेस्ट कहाँ है? बाहर में है, और टो कहाँ है? अंदर में है। तो इंटीरियर मतलब क्या? अंदर ही होता है ना, बोलता है ना घर का इंटीरियर डिजाइन हो रहा है, इंटीरियर मतलब क्या? अंदर डिजाइन हो रहा है। ठीक है, अब है क्या कि द विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच, डब्ल्यू भी, कि विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच, देखो ये है, ठीक है ना, is defined as the distance from the crest of the bench floor to the new toe position after the cut has been extracted। मतलब क्या? ठीक है, इस तरीके का फेस बना हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मशीन को यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग मशीन को लगाए हैं, और ये मशीन क्या कर रहा है? इस फेस से एक्सकवेट कर रहा है और ये डंपर में लोड कर रहा है। ठीक है ना, ये मशीन लगाए,
ये क्या कर रहा है, फेस को एक्सकवेट कर रहा है, डंपर में लोड कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज को खाते हुए चलेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, इसको धीरे धीरे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पहले ये क्रेस्ट था और ये टो था, अब क्या है, ये तो हम लोग खाते हुए चल रहे हैं, मशीन क्या कर रहा है, इसको खाते हुए चल रहा है, यहाँ का माल गायब हो गया। धीरे 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 हम लोग आके यहाँ पे रुक गए हैं, इस जगह पे रुक गए हैं, थोड़ा सा ऊपर में एक सेफ्टी बेंच छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये जो पहले इस पोजीशन मत पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब क्या हो गया, मेरा ये नया क्रेस्ट हो गया और ये नया टो हो गया, ये नया क्रेस्ट हो गया सी डैश टी डैश, ये नया टो हो गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये कहलाता है वर्किंग बेंच, विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच का डिफिनेशन यही है। क्या है, अब देखो डिफिनेशन, विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द बेंच फ्लोर, डिस्टेंस फ्रॉम द, ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट है, ये टो था, अब नया टो कहाँ आ गया, ये माल खाते 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 हम लोग नया टो यहाँ आ गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द बेंच फ्लोर टू द न्यू टो, टू द न्यू टो पोजिशन आफ्टर द कट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये जो हम लोग कट एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं ना, ये जो एरिया एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, इसके बाद क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, ये सेफ्टी बेंच छोड़ दिए ऊपर में, ये भी स्टार्टिंग में क्या था, जब स्टार्टिंग पोजीशन में था तो ये भी बेंच मतलब ऊपर छोड़ के रखे हुए, थोड़ा सा यह क्या हो गया, सेफ्टी बेंच है, ये भी सेफ्टी बेंच है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, न्यू टो और क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच कहलाया। और जो एरिया हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, ये कट कहलाता है, ठीक है। ये जो एरिया हम लोग जो विड्थ एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं ना, ये क्या कहलाता है, कट कहलाता है, जिसको हम लोग, ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, कहीं एग्जाम में आया हुआ, देखो क्या है, इन ओपन कास्ट माइनिंग द विड्थ विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच, की वर्किंग बेंच से जो हम लोग विड्थ निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो बेंच विड्थ क्या कहते हैं, बेंच विड्थ तो डिस्टेंस होता है, बेंच विड्थ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, बेंच फेस क्या होता है, ये बेंच फेस होता है, ठीक है। तो कट कहलाता है कि जो हम लोग वर्किंग बेंच का जो हिस्सा निकाल लिए हैं, ये क्या कहलाता है, कट कहलाता है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में नहीं, ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वर्किंग बेंच इज वन दैट इज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग माइंड, ठीक है ना। वर्किंग बेंच जो होता है, जो प्रोसेस है, जिसको हम लोग एक तरीके से वर्किंग बेंच में क्या, उसी बेंच में काम करते हैं, तो उसी को माइंड कर रहे हैं। साथ में क्या है ये जो डिफिनेशन क्या था, विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच का, ठीक है ना। अब वर्किंग बेंच क्या होता है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वर्किंग बेंच कहलाता है। अब वर्किंग बेंचेज में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, होलिंग, सारा काम वहीं पे कर रहे हैं। और जो वर्किंग बेंच होता है, वो वाइडर देन सेफ्टी बेंच होता है, क्यों, टू प्रोवाइड इनफ रूम फॉर द मशीनरी इक्विपमेंट टू परफॉर्म देयर टास्क। मतलब ये जो वर्किंग बेंच है, इसको विड्थ हो गया, तो क्या हो रहा है, वर्किंग बेंच का जो विड्थ होता है, ये जो सेफ्टी बेंच है उससे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वर्किंग बेंच में हम लोग का लोडिंग और होलिंग चल रहा है, कि ये जो भी एक्सकेवेटर है, क्रॉलर माउंटेड मशीनरी है, ये क्या कर रहा है, कि वर्किंग बेंच से ही मटेरियल को कट कर रहा है और ये डंपर में लोड कर रहा है, ठीक है ना। किस में लोड कर रहा है, डंपर में लोड कर रहा है। द विड्थ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच इज कॉल्ड द कट। क्या बोल सर, सेफ्टी बेंच कैसे डिसाइड करेंगे कितना रखना है। सेफ्टी बेंच का देखो मेन पर्पस क्या होता है, सेफ्टी बेंच का है कि हम लोग जो वर्किंग बेंच में काम कर रहे हैं ना, जिस बेंच में जो हम लोग का वर्किंग बेंच है, ठीक है ना, जो हम लोग का, अब जैसे देखो क्या किया, यहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते गए, ठीक है ना,
हम लोग का ये न्यू टो था, इस पिक्चर में देखो ये स्टार्टिंग में हम लोग का यहाँ पे बेंच कैसा था। इसको हम एक बार इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेफ्टी बेंच का क्या मकसद है पहले वो समझो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम लोग का बेंच इस तरीके से, ठीक है, ये था, ये यहाँ से यहाँ तक का था, ये था, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, ये सेफ्टी बेंच छोड़ के चले गए थे यहाँ भी। ये सेफ्टी बेंच का क्या काम था कि ये जो भी बेंच है ना, अगर यहाँ से कुछ मटेरियल अगर लुढ़कना स्टार्ट हुआ अगर मान लो, तो क्या हो, ये सीधे नीचे ना चला जाए, नीचे वाले बेंच पे ना चला जाए, वो क्या करे यहीं पे रुक जाए, वो इसी पोजीशन पे आके रुक जाए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ से कट करते हुए आगे बढ़ते गए, दिया, ठीक है। और फिर आगे बढ़ के क्या किया, यहाँ पे हम छोड़ दिए थोड़ा सा हिस्सा, ये एक्सट्रैक्ट हो गया पूरा, ये क्या हो गया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग को सीधा कैसा नजर आएगा, ये वाला फेस अगर नजर आएगा तो इस तरीके से नजर आएगा, ये इतना लंबा नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि ये यहाँ पे सेफ्टी बेंच ये छूटा हुआ है। सेफ्टी बेंच का क्या बोल रहे हो कि वर्किंग बेंच जहाँ लोडिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होलिंग करते हैं, जहाँ काम चल रहा है, हाँ वो वर्किंग बेंच कहलाता है। और सेफ्टी बेंच कैसे डिसाइड करेंगे कितना रखना, तो देखो वो अपना है कि जो अपना बेंच का विड्थ जो डिसाइड करते हैं, जो बेंच का मेरा चौड़ाई होगा, जो रेगुलेशन नंबर 105 106 में दिया हुआ है कि बेंच का विड्थ क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे किस साइज का मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं। अगर मान लो ड्रैग लाइन यूज कर रहे हैं तो ड्रैग लाइन का बेंच फिर हमको बहुत चौड़ा रखना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी बेंच का भी जो रहेगा साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सॉवेल बेंच रहेगा तो सॉवेल बेंच में हम लोग बेंच का भी थोड़ा कम रहेगा, तो उस केस में सेफ्टी बेंच भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो कुछ फिक्स डाटा नहीं है कि सेफ्टी बेंच कितना रखना है, वो है कि माइंस का सिचुएशन देखते हुए सेफ्टी बेंच रख ले कि हाँ कि चलो कि ऊपर से कोई मटेरियल स्लाइड करें तो है कि ऊपर से लुढ़केगा, लुढ़कते लुढ़कते ये नहीं कि नीचे वाले बेंच में आ जाए, कि ये सेफ्टी बेंच में रोक ले। और सेफ्टी बेंच में क्या देंगे हम लोग, साइड में बर्म प्रोवाइड कर देंगे कि बर्म से इधर आएगा ही नहीं। नहीं, बेंच विड्थ को सेफ्टी बेंच नहीं कह सकते हैं। सेफ्टी बेंच एक अलग से थोड़ा सा है ना, बोला जाता है कि हम लोग को छोड़ के रखना चाहिए। हाँ, वर्किंग बेंच मतलब विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच, अगर विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच काउंट करोगे ना। क्या बोल रहे हो अभिषेक, वर्किंग बेंच बड़ा होता है या वर्किंग बेंच, दोनों तो सेम ही लिख रहे हो। सेफ्टी बेंच का क्या पर्पस है कि सेफ्टी बेंच आर डिजाइन टू कलेक्ट द स्लाइडिंग मटेरियल फ्रॉम द बेंचेज अबव एंड स्टॉप द डाउनवर्ड प्रोग्रेस ऑफ द लार्ज रॉक पीसेज और बोल्डर के ऊपर। वर्किंग बेंच का विड्थ ज्यादा होता है, सेफ्टी बेंच सिर्फ सेफ्टी के लिए दिया जाता है, तो उसका बेंच का विड्थ कम होता है। देखो यहीं पे पिक्चर है ना सामने, ये तो सेफ्टी बेंच है और ये वर्किंग बेंच था, यहाँ से लेके ये जो हो गया ये विड्थ ऑफ द वर्किंग बेंच था, ठीक है ना। और वर्किंग बेंच क्या हो गया सीधा कि न्यू टो, जो हम लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो वर्किंग बेंच कहलाया। जैसे मान लो अभी क्या था, वर्किंग बेंच यहीं तक था, अब धीरे 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 बढ़ाते गए, काम करते गए बढ़ते गया, तो ये मेरा विड्थ भी उसका बढ़ते गया वर्किंग बेंच का। ठीक है, तो ये था एलिमेंट्स ऑफ ओपन कास्ट माइन। अब किसी को कुछ कुछ दिक्कत है तो पूछो। सेफ्टी बेंच यहाँ तक पहुंचे, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग, सभी लोग समझ गए तो फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, देखो यहाँ बेंच का लेंथ बोलेंगे ना, तो ये बेंच का लेंथ होता है, ये इधर से इधर, मान लो ये बेंच अभी हम छोटा सा हिस्सा दिखाएं, ये हो जाएगा बेंच का लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा, ये लेंथ। हाँ, बर्म है कि हम लोग सभी वर्किंग बेंच रहेगा ना, मान लो वर्किंग बेंच रहेगा कि एज के नजदीक में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्किंग बेंच है और एज के, मान लो अभी यहाँ पे भी क्या था, सेफ्टी बेंच और छोड़ते हैं, एज के नजदीक में अगर काम कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में है क्या कि हम लोग बर्म देते हैं। बर्म का पहले पर्पस समझो कि बर्म हम लोग देते क्यों है, ठीक है ना, तो फिर समझ में आएगा। लेकिन है कि वो कहीं भी वैसा कुछ फॉलो किया नहीं जाता है, ठीक है ना। वर्किंग बेंच और सेफ्टी बेंच में क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा कि सेफ्टी बेंच का क्या पर्पस है, ये बताइए कि सेफ्टी बेंच का क्या मतलब सेफ्टी बेंच कौन सा बेंच होता है, जहां पे हम लोग काम करते हैं, या सेफ्टी बेंच ऊपर से मटेरियल को स्लाइड मतलब नीचे बेंच में जाने से रोकता है। इस तरीके से ऑप्शन देता है, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, ये अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल पे, ठीक है ना। अगर मान लो कभी फॉर्मूला पूछ दिया, न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगा। अगर फॉर्मूला पूछ दिया तो फॉर्मूला तुम लोग लिख देना कि हाँ ये होता है। बर्म हाइट जो होता है, जो भी लार्जेस्ट व्हीकल चल रहा है ना, लार्जेस्ट व्हीकल, उसका जो डाया है टायर का, उसके टायर के डाया से कम नहीं होना चाहिए। जो भी लार्जेस्ट व्हीकल चल रहा है बेंच पे, उसका जो भी डाया है उस डाया से बर्म का हाइट कम नहीं हो, उसका डाया के इक्वल हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्टेक्स सही पूछ रहे हो। ये क्या क्रेस्ट है, क्रेस्ट नहीं टो है, और ये क्या है, क्रेस्ट है। तो क्या ये बेंच फ्लोर है, ये बेंच फेस है। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, अंदर वाले पोर्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये टो हो गया। और ये क्या हो गया, ये बेंच फ्लोर है और ये बेंच फेस है, कहाँ, आउटर साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये क्रेस्ट, ठीक है ना। अभी हम लोग बर्म पहुंचे कहाँ है यार। जो ये समझाने को इस करे समझ जाना सभी लोग। हो सकता है कभी फॉर्मूला ही खाली पूछ दे कि दो बेंच है, बताइए क्या होगा। बर्म क्या होता है सर, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। बर्म क्या होता है, उसका आज हम पिक्चर रखे नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं, हम लोग ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहीं पे हम बताते हैं अभी, ये पिक्चर दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ओबी डंप है, ठीक है ना, ये ओबी डंप है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डंपर इधर से आके यहाँ अनलोड कर रहा है। डंपर क्या कर रहा है, यहाँ पे आके अनलोड कर रहा है, ठीक है ना। ये डंपर है, ये अब क्या करेगा, अपना डाला उठा के यहाँ पे अनलोड करेगा मटेरियल को। तो बर्म क्या करते हैं हम लोग, एज में है ना, इस एज पे हम लोग जो जितना हाइट है, मतलब जिसका टायर का जितना डाया है, डंपर के टायर का जो भी लार्जेस्ट व्हीकल चल रहा है उसका जो भी डाया है, वो डाया के हाइट का यहाँ पे एक तरीके से एज के किनारे उठा देंगे। जैसे मान लो छत पे हम लोग चल चढ़ते हैं, ठीक है ना, छत पे मान लो रूफ पे, सभी के घर में रूफ है। रूफ में क्या है, रूफ पे चढ़ो, चारों ओर अगर जो दीवार खड़ा रहता है ना, एक तरह से बोलो कि बर्म का काम कर रहा है। वो जो दीवार खड़ा रहता है ना, चारों ओर जो बाउंड्री रहता है छत पे, वो क्या है एक तरीके से, वो क्या करता है, एक तरीके से बर्म का काम कर रहा है। बोलो क्यों,
क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से हुलक कर देखेंगे, अगर नहीं रहेगा चारों ओर बाउंड्री किया हुआ छत पे, तो हम लोग बहुत डर लगता है नीचे गिर जाएंगे। अब नीचे गिरने का खतरा रहता है, लेकिन वही दीवार खड़ा कर देते हैं मान लो, तो क्या होगा? बाउंड्री दे देंगे छत पे, हम लोग नीचे गिरेंगे नहीं। तो वही बर्म होता है। बर्म का भी क्या पर्पस है? ये जो भी डायामीटर है टायर का, इसी का हाइट का हम लोग यहाँ पे साइड में मटेरियल भर देते हैं। ठीक है ना, एज पे गिरा देते हैं पूरा एज पे। तो उससे क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा एज पे मटेरियल गिरा दिए, जो भी डंपर आएगा तो क्या होगा? वो नीचे भागेगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ है। पारापेट वाल थोड़ा अलग होता है, बर्म थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना, पढ़ेंगे। पारापेट वाल और बर्म हम लोग दोनों पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस पिक्चर में जैसे देखो, इस पिक्चर में क्या है, डंपर नीचे लोड हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे डंपर लोड हो रहा है। अगर मान लो डंपर यहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है ना, डंपर इस जगह पे लोड लेता इसी बेंच में, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे भी बर्म बना देते हैं। ये क्या है कि ये ऊपर वाले बेंच से डंपर नीचे वाले बेंच में ना चल जाए। देखो, बर्म तो हम लोग जनरली बना ही देते हैं, लेकिन पैरापेट वाल के लिए बोलता है कि जो वो भी डंप वगैरह मटेरियल रहता है ना, उस मटेरियल से पैरापेट वाल नहीं बनाना चाहिए, या इम्बैंकमेंट उस मटेरियल से नहीं बनाना चाहिए। इम्बैंकमेंट के लिए हम लोग कुछ अलग मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इम्बैंकमेंट के लिए हम लोग को अलग मटेरियल यूज करना चाहिए। वो आज इस स्लाइड में नहीं है, ठीक है ना। पैरापेट वाल और जो भी बर्म है, पिक्चर के साथ कल तुम लोग, मतलब अभी स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में नहीं रखे उसको, उस वक्त हम लोग जब पढ़ते हैं अभी क्या, होल रोड वगैरह जब पढ़ेंगे ना, होल रोड, तो वहां पे हम लोग बर्म पैरापेट वालों के बारे में सारा पढ़ेंगे, जो डीजीएमएस का गजेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसमें कंसिडर करो, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, कोई बताओ तो। इतना देर में अगर किसी को समझ में आया होगा तो जरूर बताएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा तो उसको दोबारा से मेहनत करने का जरूरत है। ये जो यहाँ से यहाँ चौड़ाई है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? या ये यहाँ से यहाँ जो है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डायमेंशन अलग अलग होता है स्वप्निल। क्या कहेंगे? हाँ, बैंक विड्थ कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? बैंक विड्थ कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बैंक विड्थ को एक्स मान रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो सभी लोग को समझ में आया, बैंक विड्थ को एक्स मान रहे हैं, ठीक है ना। ये बैंक विड्थ हो गया, ये भी बैंक विड्थ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? ये भी बैंक विड्थ हो गया। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्स ही है। ये क्या हो गया? बेंच का हाइट हो गया, हाइट ऑफ बेंच, बेंच हाइट, बेंच हाइट, बेंच हाइट, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस कराएगा? ये विड्थ ऑफ द बेंच लिख सकते हैं, डब्लू। ये भी डब्लू हो जाएगा, विड्थ ऑफ द बेंच, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन देता है कि अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल होता है क्या? अगर हम लोग न्यूमेरिकल देखना चाहें कि अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या होता है, क्या होता है? ये टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट है, ये टो है, क्रेस्ट है, टो है, क्रेस्ट है, टो है, और बॉटम मोस्ट बेंच का टो है। ये लाइन से ऐसा करके मिला दिए हैं, और ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये अल्फा एंगल, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल। अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है,
अब इसके लिए क्या चाहिए, एक डाटा हम लोग को बेंच, देखो अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या हो जाएगा, अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहां से लेके यहां तक का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, ये अल्फा है, ठीक है ना। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन अल्फा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, या परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और बेस क्या हो गया, बी सी, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइट कितना हो जाएगा, ये एक एच हाइट हो गया, ये दूसरा एच है, ये तीसरा एच है, मतलब एच प्लस एच प्लस एच, और विड्थ क्या हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस डब्लू, एक्स प्लस डब्लू, फिर प्लस ये एक्स प्लस डब्लू, एक्स प्लस डब्लू, फिर प्लस एक्स आ गया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री एच डिवाइड बाय थ्री एक्स प्लस टू डब्लू। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल। अब एक्स से नहीं दिया हुआ रहेगा, एक्स अगर बैंकविड्थ दिया हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है तुम लोग के लेवल के एग्जाम में ये सीधा दे देगा, ठीक है ना। हो सकता है तुम लोगों के लेवल के एग्जाम में सीधा बैंक विड्थ भी दे देगा, ये बैंक विड्थ दे देगा। तब बेंच हाइट मान लो दिया हुआ रहेगा कितना, कि बेंच हाइट मान लो दिया हुआ है 15 मीटर, टोटल बोलेगा कि तीन बेंच है, कितना बेंच है, तीन बेंच है, बेंच हाइट 15 मीटर दिया हुआ है, बैंक विड्थ 5 मीटर दिया हुआ है, और विड्थ ऑफ द बेंच मान लो 20 मीटर दिया हुआ है, तो बोलेगा टेन अल्फा क्या होगा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट कर दो, थ्री इंटू हाइट कितना दिया है 15, थ्री इंटू बैंक विड्थ 5 प्लस विड्थ कितना दिया है 2 इंटू 20, मतलब क्या, 15 या 45 डिवाइड बाय 20 दूना 40, और 15 55, मतलब टेन अल्फा कितना आ जाएगा, 5 9 45, 11/55, 9/11, ठीक है ना, 15 × 45, 5 × 15, 20 दूना 40, हाँ 9/11 आ गया। तो ये टेन अल्फा 9/11 आ गया, ठीक है। हम क्या किया, अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला में वेरिएशन होता है, ये समझने की कोशिश करना। ये तीन बेंच के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तीन बेंच के लिए। अगर यहाँ पे चार बेंच दे दें, बेंच कितना कर दे, चार बेंच कर दे, तो देखो फॉर्मूला में कहाँ चेंज होगा, टेन अल्फा बराबर चार बेंच हो जाएगा, चार बेंच हाइट 3x है तो 4x हो जाएगा, प्लस 3w हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि जितना बेंच हाइट दिया हुआ है, चार बेंच, पांच बेंच, छह बेंच, तो ये और ये दोनों सेम रहेगा, और जो विड्थ रहेगा एक घटा कर लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, घटा कर रख देंगे, लिख देंगे, मतलब क्या। और हो सकता है तुम लोग को लास्ट में क्वेश्चन में से देगा नहीं वे, अगर पांच बेंच के लिए बोल दें तो 5h डिवाइड बाय 5x प्लस 4w, 10 बेंच के लिए बोल दें तो 10h डिवाइड बाय 10x प्लस 9w। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। ये कितने बेंच के लिए है, 10 बेंच के लिए। ये कितने बेंच के लिए है, 5 बेंच के लिए। और x क्या हो जाएगा, x कैसे, x हो सकता है डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, नहीं तो यहाँ पे तुमको एक एंगल दे देगा कि बेंच फेस एंगल बीटा, ये मान लो दे देगा 30 डिग्री। तो उस केस में फिर तुमको क्या, x अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक एंगल दिया हुआ रहेगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग यूज, टेन बीटा एच बाई एक्स, ठीक है ना। टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। बेंच हाइट दिया हुआ रहेगा एक्स, तो एक्स बराबर एच बाई रूट थ्री।
मतलब ये हो सकता है तुम लोग एग्जाम में नहीं आएगा, ज्यादा चांस से नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन हम बता दिए कि एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से होता है ना वाइंडिंग रोप वगैरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10:1 8:1 जो रहता है, उसी तरीके से हम 10 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, एक गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना। कि अगर एग्जाम में बाय चांस यही फॉर्मूला दे दे कि 5 बेंच है, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, तो यही लिख देना इसी तरीके से। बाकी न्यूमेरिकल तुम लोग आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए बोलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे 10 इनवर्स करना पड़ जाएगा, जो 10h डिवाइड बाई 10x प्लस 9w करेंगे।